नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अपने YouTube चैनल माई गुरुजी एग्जाम स्टडी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हमेशा की तरह आप सबकी ये क्लास जो कि बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास होती है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलता रहे। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक बार क्लास का समय देख लीजिए, जो कि जीके जीएस को जो क्लास होता है ये दोपहर में 2 बजे चलता है, और कला वर्ग का जो क्लास होता है वो शाम को 4 बजे चलता है, और हिंदी स्पेशल की जो क्लास होती है साथियों ये शाम को 7 बजे चलता है। तो ध्यान रखेंगे इस क्लास के टाइमिंग को, जो कि डेली बेसिस पर ये 3 क्लास चलाए जाते हैं, तो आप लोग इसमें जुड़ना मत भूलिएगा। और यदि दोस्तों आप इसका पीडीएफ भी पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, ताकि आपको वहाँ पर पीडीएफ जो है आपको मिलता रहेगा। तो इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से आप लोग इसमें जुड़ सकते हैं। तो चलिए और आज के इस सेशन को और आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, जो कि जीके जीएस का क्लास रहने वाला है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और जवाब सभी लोग देने का प्रयास कीजिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया गया है? सेंट फ्रांसिस जेवियर के पार्थिव अवशेष निम्नलिखित में से किस स्थान पर रखे हैं? तो सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा साथियों वह कौन सा हो जाएगा? तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन सी जो दिया गया, बेसिलिका ऑफ बोन जीसस बेल्हा जो है, ये जो है सेंट फ्रांसिस जेवियर के पार्थिव अवशेष जो है स्थित है। और कहाँ स्थित है? तो ये गोवा में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन जो सी दिया गया है साथियों ये जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, और सभी लोग जो है जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर है 27, निम्नलिखित में से भूरा कार्बन उत्सर्जन कौन सा है? तो निम्नलिखित में से भूरा कार्बन उत्सर्जन जो है वो कौन सा है? तो आप सभी लोग इसका जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा साथियों, यह ईंधन के अपूर्ण दहन में निर्मित होता है। तो ये जो दिया गया है साथियों ये जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि यह भूरा कार्बन उत्सर्जन है। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया दोस्तों, और इसका जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। एक पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य श्रृंखला में जीवों के अंतिम समूह बैक्टीरिया और कवक होते हैं, जिन्हें कहा जाता है। तो सभी लोग प्रयास कीजिएगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन दिया गया है अपघटक, उत्पादक, मांसाहारी, शाकाहारी। तो देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब देते हैं। तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा, जो कि एक पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य श्रृंखला में जीवों के अंतिम समूह बैक्टीरिया और कवक जो होते हैं उन्हें अपघटक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपघटक कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस मृदा की ढुलाई गुरुत्वाकर्षण द्वारा होती है? तो बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। तो किस मृदा की ढुलाई गुरुत्वाकर्षण द्वारा होती है? तो आप सभी को इसका जवाब देना है। तो ऑप्शंस की बात करते हैं तो वातोड़ मृदा, मिश्रोड़क मृदा, जलोढ़ मृदा और हिमनद मृदा। तो जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा, जो हिमनद मृदा दिया गया दोस्तों, ये जो है मृदा की ढुलाई गुरुत्वाकर्षण द्वारा होती है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी जो है ये इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन सरफेस मल्चिंग निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो सरफेस मल्चिंग जो है ये किसका उदाहरण है साथियों? आप सभी को इसका जवाब बताना है। तो ऑप्शन दिया गया है यांत्रिक और कृषि विज्ञान, मृदा तथा जल संरक्षण, वाटरशेड आधारित प्रबंधन प्रणाली, संसाधन संरक्षण तकनीकें, टंकियों के जरिए जल संचयन। तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा
वह कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन सी जो दिया गया है, संसाधन संरक्षण तकनीकें जो है ये जो है सरफेस मल्चिंग का जो है उदाहरण है। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन जो सी दिया गया है ये इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, एलोरा स्थित कैलाशनाथ मंदिर और मामल्लपुरम स्थित सौर मंदिर के बीच निम्नलिखित में से कौन सी एक समानता है? तो एलोरा स्थित कैलाश मंदिर और मामल्लपुरम स्थित सौर मंदिर के बीच जो है कौन सी एक समानता है? तो आप सभी लोग इसका जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा वह दोनों ही ठोस चट्टानों में से उत्कीर्ण किए गए हैं। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन जो बी दिया गया इसमें ये इसका सही जवाब हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, 1885 में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो जवाब देने का प्रयास कीजिएगा, जो कि बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? तो 1885 में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले जो अध्यक्ष थे दोस्तों वे कौन थे? तो WC बनर्जी जो है दोस्तों ये जो है 1885 में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और बात करते हैं दोस्तों जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल जो है ये भारत का सबसे प्राचीन राजनीतिक दल माना जाता है। क्या माना जाता है? ये भारत का सबसे प्राचीन राजनीतिक दल माना जाता है। और बात करते हैं जो कि इस दल की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो वर्तमान अध्यक्ष जो है दोस्तों ये जो है सोनिया गांधी है। कौन है दोस्तों? सोनिया गांधी जो है दोस्तों ये जो है राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। और बात करते हैं जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है ये 28 दिसंबर, कब साथियों? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना की गई थी। तो ध्यान रखेंगे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है वर्तमान में अध्यक्ष हैं तो सोनिया गांधी हैं। और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो दल है ये भारत का सबसे प्राचीन राजनीतिक दल है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले जो अध्यक्ष थे जो कि 1885 में वो WC बनर्जी थी। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन बी जो है इसमें ये इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से किसे लोकप्रिय रूप में प्राचीन भारत के नेपोलियन के रूप में जाना जाता है? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसे जो है लोकप्रिय रूप में प्राचीन भारत के नेपोलियन के रूप में जाना जाता है तो कौन हो जाएंगे? तो इसमें जो दिया गया है ऑप्शन समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कनिष्क और अशोक। तो सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा साथियों वह कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन ए की बात करते हैं। ये जो है समुद्रगुप्त जो है ये लोकप्रिय रूप में प्राचीन भारत के नेपोलियन के रूप में इसे जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन जो ए दिया गया है समुद्रगुप्त ये इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, पंद्रहवीं शताब्दी के दौरान वाणिज्यिक व्यापार के लिए आमतौर पर हुंडी का इस्तेमाल किया जाता था। हुंडी का क्या तात्पर्य है? तो आप सभी को इसका बताना है कि इसका तात्पर्य क्या हो जाएगा। तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा जो कि 15वीं 16वीं शताब्दी के दौरान वाणिज्यिक बाजार के लिए जो आमतौर पर हुंडी का इस्तेमाल जो किया जाता था, जो कि हुंडी का तात्पर्य जो है दोस्तों ये क्या है? तो विनिमय पत्र है। क्या है? विनिमय पत्र जो है ये हुंडी का
तात्पर्य है। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन जो डी दिया गया है ये इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, जवाब सभी लोग देने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो जीवों के व्यवहार का जो अध्ययन किया जाता है वह किसमें किया जाता है? तो इसमें हम ऑप्शंस की बात करते हैं। जो दिया गया है इटियोलॉजी, तो इटियोलॉजी की बात करते हैं। ये जो है दोस्तों ये जो है जीवों के व्यवहार का अध्ययन इसमें नहीं किया जाता, लेकिन बात करते हैं इथोलॉजी की, तो ये जो है जीवों के व्यवहार का जो है अध्ययन किया जाता है, तो इथोलॉजी में किया जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन जो सी दिया गया है ये इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, विज्ञान साइन बोर्डों एवं सजावटी बत्तियों में आमतौर पर प्रयुक्त की जाने वाली गैस है। तो विज्ञापन साइन बोर्डों एवं सजावटी बत्तियों में जो आमतौर पर प्रयुक्त की जाने वाली जो गैस है तो वह कौन सी गैस है? तो कौन सा गैस हो जाएगा? तो नियान गैस जो होता है ये बत्तियों में आमतौर पर प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन जो ए दिया गया है ये इसका सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्यतः वायुमंडल में किसकी वृद्धि के कारण होता है? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। तो ग्रीन हाउस प्रभाव जो मुख्यतः वायुमंडल में जो वृद्धि के कारण है तो वह किसके कारण है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है ओजोन O3, नाइट्रोजन N2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा साथियों, जो ग्रीन हाउस का प्रभाव मुख्यतः वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि से होता है। किसके कारण? तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। तो ध्यान रखिएगा जो ऑप्शन डी दिया गया है ये इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, जब कंपन स्वरित्र द्विभुज मेज पर रखा जाता है तो एक तेज ध्वनि सुनाई देता है या किस कारण से होता है? तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा वो किसके कारण होता है? तो परावर्तित कंपन के द्वारा। किसके द्वारा? तो परावर्तित कंपन के द्वारा जो होता है ये तेज ध्वनि सुनाई देता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी जो है ये इसका सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, पानीपत का प्रथम युद्ध निम्नलिखित में से किनके मध्य हुआ था? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा जो पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था ये कब हुआ था? तो ये जो है 21 अप्रैल, कब दोस्तों? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में जो है दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। तो ध्यान रखेंगे। और पानीपत का जो प्रथम युद्ध किनके मध्य हुआ था? तो ये जो है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में जो है ये पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। तो ध्यान रखिएगा जो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था। और किनके मध्य हुआ था? तो इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य हुआ था। तो ध्यान दीजिएगा इसमें जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक लाइक करते हुए चलिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो अगला क्वेश्चन देखिए, जो कि क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा, इसको छोटा कर देते हैं दोस्तों ताकि आप सभी को आसानी से दिख जाए। तो क्वेश्चन दिया गया है, जैसिंडा आर्डर्न से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें आप सभी को कथनों पर विचार करना है कि क्या ये जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं ये क्या सत्य हैं या फिर नहीं। तो इसमें हम बात करते हैं जो पहला ऑप्शन दिया गया है वह न्यूजीलैंड की प्रथम प्रधानमंत्री नियुक्त हुई। तो ये जो है जैसिंडा आर्डर्न से संबंधित है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, जो कि यह न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री नियुक्त हुई है। तो ये तो सही हो जाएगा। और क्वेश्चन दूसरे की बात करते हैं तो ये वह अपने देश की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री हैं। तो ये भी दोस्तों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन जो कि दिया गया ऑप्शन, वह अपने देश की तीसरी महिला प्रधानमंत्री हैं। तो ये जो है दोस्तों ये भी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका।
और चौथा ऑप्शन दिया गया वह विश्व की सबसे कम उम्र की महिला शासिका है। तो ये भी दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो कि इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसमें से आपके 4 क्वेश्चन जो है वो तैयार हो जाएंगे। जो कि पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, जैसिंडा आर्डर्न जो है ये वह न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं। और दूसरा जो हो जाएगा वह अपने देश की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री जो है वो जैसिंडा आर्डर्न है। और वह अपने देश की तीसरी महिला प्रधानमंत्री जो है वो जैसिंडा आर्डर्न को कहा जाता है। और विश्व की सबसे कम उम्र की महिला शासिका जो है तो ये भी दोस्तों जैसिंडा आर्डर्न हो जाएंगे। तो याद रखिएगा जो चारों ऑप्शन दिए गए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो डी दिया गया है, 1, 2, 3 व 4 जो दिया गया दोस्तों, इसमें ये चारों ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। और अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्रगुप्त के मंत्री कौटिल्य उनके महान ग्रंथ के कारण बहुत प्रसिद्ध हुए थे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चंद्रगुप्त के मंत्री कौटिल्य इनके महान ग्रंथ के कारण जो प्रसिद्ध हुए थे तो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन है कामसूत्र, अभिज्ञान शकुंतलम, अर्थशास्त्र, मनुस्मृति। तो सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। तो इसमें हम बात करते हैं जो चंद्रगुप्त के मंत्री कौटिल्य के महान ग्रंथ जो है वो कौन सा है, तो अर्थशास्त्र है। तो अर्थशास्त्र को किसने लिखा है, तो अर्थशास्त्र को कौटिल्य ने लिखा है। तो ध्यान दीजिएगा इसमें जो सही जवाब हो जाएगा वह ऑप्शन सी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, कौन सी औषधि की कौन सी शाखा शरीर ऊतक और द्रव से संबंधित है। तो औषधि की कौन सी शाखा जो है वो शरीर ऊतक और द्रव से संबंधित है। तो आप सभी को इसमें से बताना है। तो इसमें जो बात करते हैं चारों ऑप्शंस की, तो फार्माकोलॉजी की बात करते हैं। ये जो है दोस्तों ये किससे संबंधित है, तो ये जो है औषधियों से संबंधित है। लिख देते हैं जो कि फार्माकोलॉजी जो है ये औषधियों से संबंधित हो जाएगा। और बात करते हैं पेडियाट्रिक्स की, तो ये जो है बच्चों के रोग से संबंधित होता है। क्या है दोस्तों, ये बच्चों के रोग से संबंधित है। और ऑप्शन डी की बात करते हैं फिजियोथेरेपी की, तो ये जो है व्यायाम से संबंधित है। इससे संबंधित हो जाएगा तो व्यायाम से संबंधित हो जाएगा। और बात करते हैं जो पैथोलॉजी है, ये जो है किससे संबंधित है, तो पैथोलॉजी जो है ये किससे संबंधित हो जाएगा, तो ये जो है औषधियों से संबंधित हो जाएगा। किससे हो जाएगा, औषधियों से संबंधित हो जाएगा। जो कि ये जो है इसका बिल्कुल यही सही जवाब हो जाएगा। तो याद रखिएगा जो पेडियाट्रिक्स जो है ये बच्चों के रोग से संबंधित है। और फिजियोथेरेपी की बात करते हैं तो ये जो है व्यायाम से संबंधित हो जाएगा। और फार्माकोलॉजी की बात करते हैं तो ये औषधियों से संबंधित हो जाएगा। और ऑप्शन सी जो पैथोलॉजी दिया गया है, औषधि जो कि शरीर ऊतक और द्रव से जो संबंधित है, तो ये भी जो है औषधियों और शरीर ऊतक के द्रव से संबंधित हो जाएगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन जो सी दिया गया इसमें ये इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव्यमान लंबाई और समय के अंतरराष्ट्रीय प्रणाली एसआई मात्रक क्या है। तो इसमें आप सभी को एसआई का मात्रक बताना है, जो कि द्रव्यमान लंबाई और समय का एसआई मात्रक क्या होता है। तो द्रव्यमान का जो एसआई मात्रक होता है क्या होता है, तो किलोग्राम होता है। और लंबाई की बात करते हैं तो इसका जो होता है मीटर होता है। और समय की बात करते हैं तो ये जो है सेकंड होता है। तो इसमें ऑप्शन ए जो दिया गया है ये इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत के पूर्वी तट की अपेक्षा पश्चिमी तट पर ज़्यादा वर्षा क्यों होती है। तो सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा।
जो दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत के पूर्वी तट की अपेक्षा पश्चिमी तट पर ज़्यादा वर्षा होती है, तो ये किसके कारण होती है? तो ये जो है पश्चिमी घाट हवा को रोकता है, जिससे बारिश जो है ये होती है। तो इसीलिए जो है इसका जो ऑप्शन बी दिया गया है इसका सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 दिया गया है, निम्नलिखित में से किस शहर में उत्तर प्रदेश की एकमात्र ऑयल रिफाइनरी स्थित है? तो उत्तर प्रदेश की एकमात्र ऑयल रिफाइनरी जो स्थित है ये कहाँ स्थित है? तो आगरा, मथुरा, बरौनी, कानपुर। तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा साथियों कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन बी जो मथुरा दिया गया है, ये जो है इस शहर में एकमात्र ऑयल रिफाइनरी जो स्थित है वो मथुरा में स्थित है। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन जो बी दिया गया है ये इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी तो किसने की थी? तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? तो मदन मोहन मालवीय जो है दोस्तों, ये जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना जो है ये किए थे। तो याद रखिएगा। और बात करते हैं इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना जो हुई थी दोस्तों 1904 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना की गई थी। तो ध्यान रखेंगे जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे तो मदन मोहन मालवीय ने किए थे। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ये जो है 1904 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। तो ध्यान रखेंगे। और ऑप्शन डी जो दिया गया है इसका सही जवाब हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 सिरों वाला शेर जिसको भारत सरकार राष्ट्रीय राज चिन्ह के रूप में अंगीकृत करती है तो कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन है आगरा, मथुरा, सारनाथ, वृंदावन। तो सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा जो चारों सिर वाला शेर जो है जिसको भारत सरकार राष्ट्रीय राज चिन्ह के रूप में अंगीकृत करती है तो वह कहाँ हो जाएगा? तो ये जो है सारनाथ में स्थित है। कहाँ स्थित है? सारनाथ में स्थित है, जो कि इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन है बस्ती, मथुरा, वाराणसी और बांदा। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा वाराणसी जो है ये उत्तर प्रदेश के शहर को भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्न में से किन राज्यों की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगी हुई है? तो बताइए किन राज्यों की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगी हुई है? तो आप सभी लोग इसका जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा साथियों कौन सा हो जाएगा? तो इसमें हम ऑप्शन ए की बात करते हैं जो छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश, ये जो है दोस्तों ये 4 राज्य जो हैं ये उत्तर प्रदेश के साथ जो है लगी हुई हैं। तो ध्यान रखिएगा जो ऑप्शन ए है ये इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आज का ये लास्ट क्वेश्चन है तो सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो संसद सदस्य नहीं लेकिन जिसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? तो इसका आप सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन है भारत का अटॉर्नी जनरल, भारत का सॉलिसिटर जनरल, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब देते हैं। तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा साथियों वो भारत का अटॉर्नी जनरल जो है दोस्तों ये जो है
वह एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि संसद सदस्य नहीं है, लेकिन संसद को संबोधित करने का अधिकार जो प्राप्त है वो भारत का अटॉर्नी जनरल को प्राप्त है। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन ए जो दिया गया है ये इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों जीके जीएस से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो आई होप आप सभी को वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा आप सब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगली क्लास जो है वो शाम को 4 बजे कला वर्ग के लिए स्पेशल क्लास रहेगी, तो आप सभी लोग उसमें जुड़ना मत भूलिएगा। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।